हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 13 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यूज को ना सिर्फ भाई प्रैक्टिस करते हैं बल्कि इनको डीकोड करते हैं। आप इसे कहें कि इनका पोस्टमार्टम डेली किया जाता है इस तरीके से कि करंट से इन्हें लिंक किया जाए और यहाँ से अगला सवाल यूपीएससी कैसे बनाएगा भाई, वो इधर पूरा माइंडसेट है ना, एग्जामिनर के माइंडसेट को यहाँ डीकोड करने की कोशिश होती है। डेली ज्वाइन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of the state acts in his own discretion. The President of India can, of his or her own, reserve a bill passed by state legislature for his her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. ये जो क्वेश्चन है 2025 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा और आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स की जो आंसर की इसमें आई हुई है वो गलत है। क्यों? आगे हम इसे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है काफी लोगों के लिए। ऊपर वाली स्टेटमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि गवर्नर का एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन्ड है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट वेयर ही हैज टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन। सब क्लॉज ये भी एडिड है कि जहां पे भी सवाल आएगा कि वेदर एनी एक्ट फॉल्स अंडर गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन और नॉट, द डिसीजन ऑफ गवर्नर इन दैट मैटर शैल बी बाइंडिंग एंड फाइनल। ये भी प्रोविजन किया गया है कि जहां पे भी डिस्प्यूट हो कि कोई पावर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं है, उसमें डिसीजन, फाइनल डिसीजन किसका होगा? गवर्नर का होगा। ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू, बट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ये है कि यस, गवर्नर का डिस्क्रिशन गवर्नर डिसाइड करेगा कि दिस इज इन माय डिस्क्रिशन, अंडर माय डिस्क्रिशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम पूरी करेक्ट है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डिस्प्यूट इसमें है, व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग की आंसर की वो इसे करेक्ट मान रही है, वो इसे इनकरेक्ट मान रही है। व्हाई? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 200 को ही पढ़ा है। आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 कहता है कि भैया जब भी गवर्नर के पास कोई बिल आए, या तो वो उस बिल को असेंट देंगे या विदहोल्ड कर देंगे, असेंट नहीं देंगे। ये दो कंडीशंस है। या फिर गवर्नर जो है रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, तीसरी कंडीशन है। या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल। प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो रिजर्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बिल को। अब यहां जो बिल आ रहा है ये कौन रिजर्व कर रहा है? ये प्रेसिडेंट रिजर्व कर रहा है, ये गवर्नर रिजर्व कर रहा है। गवर्नर इस लूप में इन्वॉल्व है, नो डाउट इन्वॉल्व है। एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर इस लूप में इन्वॉल्व है ही है, क्योंकि रिजर्व कौन कर रहा है? गवर्नर। क्लॉज ये भी है कि द गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल। याद रखो, प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, गवर्नर भी है ना मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे बिल्स को, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर पार्लियामेंट्स रिकंसिडरेशन और नॉट। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो गवर्नर अदर देन मनी बिल, जो भी बिल हो उसे स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल अगेन फिर से पास किया गया हो बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो अब दूसरी बार गवर्नर को उसे अपना असेंट देना ही होगा। नाउ ही कैन नॉट विदहोल्ड द असेंट। अगला एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। वो ये है कि इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर, अगर गवर्नर का ये ओपिनियन हो कि भैया अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का लॉ हाईकोर्ट की पावर्स को डेरोगेट करता है, देन ही शैल नॉट असेंट टू इट।
मतलब अगर गवर्नर को लगे और गवर्नर के पास सब्सटेंशियल रीजन हो ये बिलीव करने के कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का लॉ हाई कोर्ट की पावर्स को एंडेंजर कर रहा है, तो वो उसे अपना एसेंट देंगे ही नहीं, वो उसे रिजर्व कर देंगे फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। अभी हम यहां बेसिक्स समझ रहे हैं इसका। तो यहां से यह बात क्लियर है कि गवर्नर इस लूप में इन्वॉल्व है ही है, गवर्नर इस लूप में इन्वॉल्व है ही है। लेकिन गवर्नर जो है इन तीन जो भी स्टेट बिल्स हैं, इन तीन कैटेगरी के स्टेट बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना मैंडेटरी होता है। कौन सी तीन कैटेगरी? अगर लगे कि हाई कोर्ट की पावर्स डेरोगेट की जा रही है तो उसमें तो गवर्नर इन्वॉल्व है, हमने देखा उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा केस ये भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश या सेंट्रल पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड कोई ऐसी बॉडी है जो इंटर स्टेट वाटर बॉडीज को रेगुलेट कर रहा है, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है, या फिर वाटर मूवमेंट एटसेट्रा को, है ना, कंट्रोल कर रहा है। मान लो ग्राउंड वाटर बेसिन से रिलेटेड वाटर बेसिन से रिलेटेड, रिवर बेसिन से रिलेटेड कोई बॉडी क्रिएट की गई है, अगर वहां पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है तो स्टेट उसमें बाय डिफॉल्ट टैक्सेस नहीं लगाएगा। अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ लाता है कि उन बॉडीज की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन पे वो टैक्स लगा रहे हैं, तो उस लॉ को भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, है ना। ये इतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट इस्टेब्लिश हो जाती है इवन बाय आर्टिकल 360। तीसरी कंडीशन ये है, जब भी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट्स के लिए। उन डायरेक्शन में ये सारी बातें तो होंगी, साथ में ये बात भी लिखी होगी उसमें कि भैया जितने भी मनी बिल्स हैं स्टेट में, या वो बिल्स जो आर्टिकल 207 मनी बिल, बजट, इनसे रिलेट करते हो स्टेट के ऐसे बिल्स, उन बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए मैंडेटरली रिजर्व किया जाए, ऐसी डायरेक्शन प्रेसिडेंट दे सकते हैं। और कब वो रिजर्वेशन होगा? आफ्टर कंसिडरेशन बाय गवर्नर? नहीं, आफ्टर दे आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर ने वो पास किए, वेदर और नॉट देम गेटिंग कंसिडर्ड बाय द गवर्नर, they shall be mandatorily reserved for presidential consideration. President may provide for such reservation as well. So yes, President of India can on his own reserve a bill passed by state legislature without it being forwarded by governor of the state concerned. ये स्टेटमेंट करेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स, देखो मैं अगेन आपको कह रहा हूं, यूपीएससी के आंसर की अभी अगले साल आनी है, मुझे नहीं मालूम उनका आंसर इसमें क्या रहेगा, लेकिन जो है ना, अब मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंटर स्टेट काउंसिल का डॉक्यूमेंट है ना, इसे पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, और यहां से जो टोटल है ना, इन टोटलिटी जो मेरा कंक्लूजन निकला वो ये है कि नहीं भाई, ये बात सच है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को इन्वॉल्व किए बिना भी कोई भी स्टेट का बिल अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। और ये तो भाई जैसे मान लो फोरम आईएएस वगैरह हुआ, विजन वगैरह हुआ, इन्होंने भी इसे रॉन्ग डिक्लेयर कर रखा है। ये तो स्टैब्लिश्ड, यहां से भी स्टैब्लिश हो जाता है कि मान लीजिए अगर कोई स्टेट इमरजेंसी के अंडर लगी हुई है, समझ रहे हो, मान लो अगर कोई किसी स्टेट में आर्टिकल 356 लगा हुआ है, तो वहां तो प्रेसिडेंट के पास ओवर पावरिंग पावर्स हर मायने में आ जाती है। गवर्नर सिर्फ प्रेसिडेंट के नॉमिनी के तौर पे वहां पे काम कर रहा होता है, तो प्रेसिडेंट मैंडेटरली कॉल कर सकते हैं किसी भी बिल को, इवन विदाउट गवर्नर्स कंसिडरेशन। तो ये तो उस केस में भी हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारे केसेस है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जहां प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो मुझे ये बताना था, इसलिए इसमें है ना इतना थोड़ा अपना टाइम ज़्यादा थोड़ा चला गया। ये क्वेश्चन है, देखो इतने इजी क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विसेज भाई डीपीएसपी का हिस्सा है, कौन सा आर्टिकल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हलवा क्वेश्चन है। वेल्विंग एंड प्रिजर्विंग द रिच कॉम्पोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का हिस्सा है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट
ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। कौन सा आर्टिकल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। ये इसमें मुझे अलग से कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे करेक्टली मैच्ड है इसमें। तो अगला सवाल ये अच्छा, ये स्केड्यूल्ड एरिया से आ गया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए नाउ इट कम्स अबाउट आर ऑफरिंग्स गाइस। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये सेशंस, ठीक है, अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आर कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव। देखो ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज हैं जो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, ये एक कुछ भी नहीं है, ये तो 5% है। इससे बहुत ही बड़ा ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एक अपना है पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव का। 150+ आवर्स का जीएस रिवीजन ओरिएंटेड ये सारे मॉड्यूल है। देखिए ये सारे इसमें फीचर्स है, करंट से लिंक करके एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू लिंकेजेस और सारे पीवाईक्यूज कोशिश इसमें की गई है कि जितने भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है वो इसमें सारे कवर्ड हो। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, है ना। ट्रस्ट मी, जितना आपको इसमें माल मिलेगा उसके हिसाब से ये प्राइसिंग इसकी कुछ भी नहीं है। और ये कोई दूसरे है ना जैसे आते हैं ना पीवाईक्यू हाइप, ट्रिक्स हाइप, ये कुछ भी वैसा नहीं है। आपको प्रॉपरली इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा, दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए, बार बार वीडियोज़ को देखिए, है ना, प्रीलिम से पहले देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगी, कहीं दूसरी जगह। बहुत सारी बुक्स में ये है ना, इन चीज़ों की क्लैरिटी उतनी नहीं भी होती है जो जिस लेवल पे यहाँ पे डिस्कस किया गया चीज़ है। सो यू कैन कंसिडर एनरोलिंग इन इन दिस प्रोग्राम इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। और अगेन इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ये CAPF के 2026 पेपर तक अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स तक है, CAPF के पेपर तक अवेलेबल है। अगर आप कोई CAPF CDS के भी कैंडिडेट है, आपके लिए ये एक अच्छी गोल्ड माइन हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।